नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रिचार्ज क्रिएटिविटी में। और आज हम यहाँ पर अपनी कक्षा के अंदर बीएड फर्स्ट ईयर से संबंधित जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो लेकर के आए हैं उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व क्या होता है? वैसे तो हम इस चीज को ये जानते हैं, बहुत ही इसका एक सरल सा उत्तर होता है कि जो जिम्मेदारी हम निभाते हैं उस जिम्मेदारी को निभाना ही उत्तरदायित्व कहलाता है। अब ये भावना हर व्यक्ति की अपने अपने अंदर अलग अलग तरीके से होती है, उसके स्वभाव अनुसार। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं, जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा है कि इस पाठ्यक्रम में भाषा, उसी के अंदर हमारा ये टॉपिक आता है और ये बहुत छोटा टॉपिक है। इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा आता है, साथ में इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी अगर आपका इसको कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन भी बना दिया जाता है तो वहां पर भी आता है, और साथ में इसमें एक टिप्पणी के आधार से भी आ सकता है। अब हम यहाँ इसको ये देखते हैं कि उत्तरदायित्व है क्या, यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी किस तरीके से हो सकती है, कब निभानी होती है, किसके प्रति निभानी होती है। तो यहाँ जैसे जिम्मेदारी पूर्ण व्यवहार, ये एक ऐसा कोई दायित्व का पालन करना, निर्वाह करना जो हमें सौंपा गया है और हम उसको एक पूर्ण ईमानदारी के साथ निर्वाह कर रहे हैं, वो हमारी जिम्मेदारी होती है। और उस चीज को अगर हम थोड़े से बड़े शब्दों में कहते हैं तो वो हो जाता है उत्तरदायित्व की भावना। यहाँ पर उत्तरदायित्व भाव जो शब्द होता है उसमें हमारी जो भावनाएं निहित होती हैं उससे वो थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ लगता है, लेकिन नॉर्मली शब्द में अगर हम कहते हैं तो ये होता है एक जिम्मेदारी निभाना। अब ये जिम्मेदारी हर घर में अपने अलग अलग स्तर के अनुसार निभाई जाती है, विद्यालय में अपने अलग अलग स्तर के आधार से अपने पदानुसार निभाई जाती है, हर कार्यालय में अपने स्तर से निभाई जाती है, देश में अपने अलग स्तर से निभाई जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि हर क्षेत्र में व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करता है, यानी निर्वाह करता है, लेकिन उसका एक अलग तरीके से व्यवहार के अकॉर्डिंग जो है उस चीज को हम अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। तो वो है यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जिम्मेदारी पूर्ण एक ऐसा व्यवहार जिसको कि निभाया जाता है। अब हम यहाँ ये देखते हैं, इसमें कुछ डेफिनेशन है, दो दे रखी है यहाँ पर, कि जैसे पहला है थिपी हैमेन, इन्होंने कहा है कि यह अधीनस्थ का उन कर्तव्यों को संपन्न करने का दायित्व है जो कि अधिकारी ने सौंपे हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज क्लियर देती हूँ कि जो अधिकारी वर्ग होता है, यानी कि हर ऊंचा वर्ग, अब अधिकारी में यहाँ पर ये नहीं है किसी पोस्ट पर हो, यानी कि एक बड़ा रूप जो होता है वो अपने अधीनस्थ छोटे रूप को यहाँ पर कोई जिम्मेदारी सौंपता है, उसको कहा जाता है यहाँ पर उत्तरदायित्व। सबसे पहला तो ये हो गया। तो यहाँ पर यही है कि यह अधीनस्थ यानी किसी के अंडर में जो कोई कर्मचारी आ रहे हैं का उन कर्तव्यों को संपन्न करने का दायित्व है जो अधिकारी ने सौंपे हैं। अब यहाँ पर किसी बड़े रूप ने किसी छोटे रूप को कोई दायित्व अगर सौंपा है वो उत्तरदायित्व की भावना से भरा हुआ होता है, तो उसे कहा जाता है यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे मुझे अगर कोई कार्य सौंपा है तो मैं उस कार्य को करूंगी अपनी पूरी ईमानदारी के साथ, अपने कर्तव्य परायण के साथ, वहां पर अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए कि मुझे ये कार्य करना है, इतने समय में करना है, ऐसे करना है। तो वो मेरी एक जिम्मेदारी बन जाती है। उस जिम्मेदारी का पालन मुझे कैसे करना है उसके लिए मेरे खुद के विचार होंगे, खुद के व्यूज जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं उस चीज को करने की कोशिश करती हूँ, ताकि वहां पर कोई मीन मेक ना निकले, कोई ऐसी मुझे जवाबदेही ना देनी पड़ जाए जहां पर मैंने क्या कार्य किया है, कैसे किया है। तो वहां एक प्रशंसा भरा जो कार्य मुझे करना है तो वो उत्तरदायित्व की भावना को समझूंगी, जब जाकर के मैं उस उत्तरदायित्व का पालन पूर्ण रूप से कर सकती हूँ। तो यहाँ पर मुझे किसी ने सौंपा है मेरे से बड़े रूप ने, वहां पर मैं उस चीज को बड़े आराम से कर रही हूँ, तो वो मेरा एक व्यवहार के अकॉर्डिंग आता है, तो उसको कहा जाता है यहाँ पर जिम्मेदारी पूर्ण अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करना। तो ये हो गया। दूसरा, इन्होंने जॉर्ज आर टेरी ने कहा है कि उत्तरदायित्व किसी व्यक्ति का वह बंधन है जिसके अंतर्गत उसे उसके सुपुर्द की गई क्रियाओं को श्रेष्ठतम योग्यताओं से पूरा करना चाहिए। यानी उत्तरदायित्व का किसी व्यक्ति का वह बंधन है, मुझे जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मुझे अगर किसी कार्य को सौंपा गया है तो वहां पर एक मुझे अब बंधन के अंदर बांधा है कि इस कार्य को आपको करना है। अब यहाँ इसके अंतर्गत उसके सुपुर्द की गई क्रियाओं को श्रेष्ठतम योग्यताओं से पूरा करना चाहिए, यानी कि मैं अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उस चीज को इस तरीके से निर्वाह करना अपना दायित्व समझती हूँ कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा अच्छा हो, प्रभाव पड़े कि मैंने बखूबी अपने उत्तरदायित्व का पालन किया है। तो वो चीज यहाँ पर दिखाई है कि उत्तरदायित्व क्या है। यहाँ पर जॉर्ज आर टेरी ने ये बात बताई है। अब आता है इसके यहाँ पर उत्तरदायित्व के प्रकार, हमारा ये आता है यहाँ पर उत्तरदायित्व के प्रकार। यहाँ पर 3 प्रकार इसके बताए हैं। पहला है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व,
दूसरा है सामाजिक उत्तरदायित्व और तीसरा है नैतिक उत्तरदायित्व। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व ये होता है कि व्यक्ति को किसी व्यक्ति ने केवल एक ही व्यक्ति को सौंपा है कि भाई आपको ये कार्य करना है, आपको इस तरीके से करना है, अब ये आप कैसे कर रहे हो ये आप जानो, लेकिन मुझे ये काम समय से चाहिए। तो वहां पर मुझे वो जिम्मेदारी सौंपी है। सपोज करो कि जैसे आपके घर में, आपके परिवार में किसी ने भी किसी बड़े मेंबर ने आपको कोई एक कार्य सौंपा, तो वो अब आपकी उत्तरदायी है कि आप उस कार्य को कैसे कर रहे हो। वो पैसा रखने वाली बात भी हो सकती है, वो खाना बनाने वाली भी बात हो सकती है, वो एक संचालन करने वाली बात भी हो सकती है, बाजार से सामान लाने वाली बात हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, छोटे से लेकर के बड़ा। तो वहां पर वो आपको सौंपा है तो कुछ सोच करके आपके ऊपर विश्वास करने, यानी इसके अंदर एक ऐसी विश्वास की एक रेखा होती है कि उस रेखा के ऊपर ही चलना होता है, उस विश्वास को टूटने नहीं देना, मुझे अपनी ईमानदारी के साथ उस कर्तव्य परायण को निभाना है। तो यहाँ पर जो है एक व्यक्तिगत आधार से आ गया। अब बात आता है सामाजिक उत्तरदायित्व। समाज के प्रति हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, क्योंकि समाज से हमने बहुत कुछ लिया है, समाज से हमारी पहचान बनी है, तो वहां उसी समाज को अब हमें वापस भी कुछ करना होता है। तो वहां अपना ही व्यवहार के आधार से हम उस उत्तरदायित्व को किस तरीके से निर्वाह कर रहे हैं, तो वो समाज के प्रति हमारी उत्तरदायित्व हो जाती है। तीसरा आता है यहाँ पर नैतिक उत्तरदायित्व। नैतिक उत्तरदायित्व हमारे चरित्र से संबंधित होता है, हमारे व्यवहार से संबंधित होता है, हमारे मूल्यों से संबंधित होता है। हम उस चीज को अपने परिवार में निर्वाह करते हैं, हम अपने समाज में निर्वाह करते हैं, हम समुदाय में निर्वाह करते हैं, हम अपने राष्ट्र में निर्वाह करते हैं। इस तरीके से वो हमारा एक उत्तरदायित्व होता है कि हम किस तरीके से अपने नैतिक आचरण के आधार से अपने उत्तरदायित्व की भावना को विकसित कर रहे हैं या प्रदान कर रहे हैं या निर्वाह कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर इसके उत्तरदायित्व के प्रकार हो गए, जो कि 3 प्रकार हैं इसके। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि विद्यालय के प्रति बालक के उत्तरदायित्व क्या है। ये 2 रूप से यहाँ पर आए हैं। विद्यालय के प्रति बालक का उत्तरदायित्व तो यहाँ पर आता है कि विद्यालय की गरिमा को बनाए रखना, यानी एक बालक का ये उत्तरदायित्व बनता है कि जब वो विद्यालय में प्रवेश करता है तो जो विद्यालय का अनुशासन है, उसकी एक गरिमा है, उसको बनाए रखने में उसे अपना योगदान देना चाहिए। दूसरा आता है स्व अनुशासन की भावना का होना। जब तक व्यक्ति स्व अनुशासित नहीं होगा, अनुशासन का महत्व नहीं समझेगा, तब तक बालक उस चीज को नहीं कर सकता है, उस उत्तरदायित्व की भावना को समझ ही नहीं पाएगा, तो उत्तरदायित्व क्या निभाएगा। तो सबसे पहले उसको स्व अनुशासन के आधार पर खुद को मजबूत बनाना होगा, खुद को नियमों में रखना होगा, तब जाकर के वो किसी अनुशासन का पालन आसानी से कर सकता है। फिर देखते हैं कि गृह कार्य में नियमितता का होना। जो भी उसको गृह कार्य दिए जाते हैं, उन समस्त गृह कार्यों को वो इस तरीके से निर्वाह करे कि वहां पर कभी भी, क्योंकि ये गृह कार्य उसकी खुद की योग्यता के आधार पर उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, और वहां उसे उस तरीके से वो निभा रहा है, तो वो किस तरीके से उस चीज को निभा रहा है। तो वहां पर गृह कार्य को करना, जैसे रूटीन एक होता है कि जब स्कूल में जो भी गृह कार्य दिया गया है, तो उस गृह कार्य को घर से कर करके लेकर के आना, दूसरे दिन उसको दिखाना स्कूल में, ताकि उसकी गलतियों का पता चल सके और फिर जाकर के उस चीज को वो अपनी गलतियों में सुधार कर सके। तो उसमें नियमितता होनी चाहिए, यानी कि रोजाना की वो एक दिनचर्या होनी चाहिए। फिर देखते हैं यहाँ पर विद्यालय क्रियाओं में सहभागिता होना। जितनी भी क्रियाएं, एक्टिविटीज विद्यालय के अंतर्गत होती हैं, उन सब के अंदर उसको पार्टिसिपेट करना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि इन सब चीजों से वो खुद का डेवलप करता है। ये एक विद्यालय का नियम होता है कि इसमें हर बालक जो है वो भाग ले, ताकि वो अपना खुद का विकास कर सके। तो यहाँ पर ये बालक एक अपना उत्तरदायित्व समझते हुए हर गतिविधि में, हमने देखा है बहुत से बच्चे होते हैं कि अगर कोई भी हमने गेम किया या कोई भी एक्टिविटीज कराई, तो उसमें 4 बच्चों ने, 6 बच्चों ने या कुछ और बच्चों ने उसमें भाग लिया, लेकिन बाकी के कुछ लाइन बना करके बैठ जाते हैं कि हम तो नहीं कर रहे, हम तो केवल देखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, सबको सहभागिता का आवश्यक है, उसमें होना चाहिए, अपनी सहभागिता निभानी अत्यंत आवश्यक होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर होता है फिर इसमें कि शिक्षकों का सम्मान करना। शिक्षकों का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वो हमें उचित रूप से मार्गदर्शन देते हैं, हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं, हमारे भविष्य को बनाने में उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। अब यहाँ पर आज वर्तमान परिस्थितियों में अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पर शिक्षकों की बहुत अवहेलना होती है। यहाँ पर बालक जो है अपने उत्तरदायित्व को पूरी तरह से भूल चुके हैं। हम किस तरीके से, वो ये भूल जाते हैं कि हमें कोई मार्गदर्शन अगर कर रहा है, तो वहां पर हमारे लिए उपयोगी है, हम उस चीज को समझें, ना कि हम उसका उपहास करें। हमने ये भी देखा है कि कक्षा में अगर कोई टीचर, उसके विभिन्न प्रकार के नाम रख लिए जाते हैं, ये बहुत गलत होता है। तो यहाँ पर हम किस
चीज को हम उसको मजाक बना रहे हैं, हम उस चीज को मजाक बना रहे हैं जो हमें एक हमारे लिए आदर्श है, हम उसको मजाक बना रहे हैं जो हमारे लिए मार्ग के कांटे जो होते हैं उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर कभी भी एक छात्र अपने दायित्व में ही रहना चाहिए, अपने सीमा में रहना चाहिए। उसको कभी भी किसी भी शिक्षक का एक इस तरीके से नाम नहीं रखने, उपनाम जो होते हैं वो नहीं रखने चाहिए, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। पहले की विद्या में और आज की विद्या में बहुत अंतर यही आ चुका है कि पहले गुरुओं का, शिक्षकों का एक आदर भाव हुआ करता था। आज के समय में अगर एक शिक्षक एक अपने शिक्षार्थी को एक डांट भी लगा दे तो वहां पर उसको उसका हर्जाना भरना पड़ता है, जो कि बहुत ही गलत है, बहुत ही अनुचित है। तो यहाँ पर ये चीज बताई गई है कि उसके दायित्व में, बालकों के जो दायित्व है उसके अंदर शिक्षकों का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक होता है। फिर यहाँ पर देखते हैं कि विद्यालय स्वच्छता रखना। विद्यालय एक ऐसा वातावरण होता है कि जहाँ पर हमें ज्ञान प्राप्त होता है, तो वहां पर हम उनकी साफ सफाई, स्वच्छता, इनका वहाँ का जो वातावरण है उस चीज का पूरी तरह से सहयोग करना चाहिए। वहां पर अगर कोई अव्यवस्था भी फैली हुई है तो एक विद्यार्थी का ये दायित्व होना चाहिए कि वहां पर उस व्यवस्था को वो आगे बढ़ करके बनाने की कोशिश करे, ताकि उससे और बच्चे भी प्रेरित हो सके। तो ये एक बालक का उत्तरदायित्व होता है। फिर देखते हैं विद्यालय सामग्री को क्षति न पहुंचाना। बहुत से बालक ऐसे उद्दंड होते हैं कि वहाँ का जो फर्नीचर होता है उसको तोड़ देते हैं खेल खेल में। ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो वहाँ की जो भी सामग्री है उसको क्षति नहीं पहुंचाना है, क्योंकि वो उनकी एक ऐसी सामग्री होती है जिसके माध्यम से वो कुछ ज्ञान ग्रहण करते हैं। तो वहाँ किसी भी, जैसे हम अपने घर के सामान को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो वो भी हमारे ज्ञान, हमारा एक घर है, वहां पर भी हमें बहुत समय जो है व्यतीत करते हैं। तो वहाँ एक बालक को ये समझना अत्यंत आवश्यक होता है कि विद्यालय की जो भी सामग्री है उसको कोई भी किसी भी प्रकार की हानि या क्षति न पहुंचाई जाए। फिर देखते हैं यहाँ पर अंत में कि विद्यालय समय सारणी का पालन करना। जो भी विद्यालय का एक टाइम टेबल होता है, समय सारणी होती है, उसका पूर्ण रूप में पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है। ऐसा नहीं है कि 6 बजे घर से निकले हैं और 8 बजे पहुंच रहे हैं, 7 बजे का टाइम है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये हमें समय सारणी, यानी कि या टीचर जो है क्लास के अंदर जा चुके हैं और बच्चे बाहर घूम रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एक समय के अनुसार उसका एक पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है। टाइम टेबल हमारे लिए इसलिए बनाया जाता है कि हम नियमों को फॉलो कर सकें। तो यहाँ पर एक विद्यालय के अंतर्गत एक बालक का जो एक उत्तरदायित्व की भावना होती है उस चीज को प्रदर्शित किया गया है। अब हम ये देखते हैं कि समुदाय के प्रति बालक के क्या उत्तरदायित्व होते हैं, क्योंकि बालक एक समुदाय में रहता है, एक समाज में रहता है, संपूर्ण जीवन उसे यहीं के लिए जीना है। तो उसके अंदर रह करके उसके उत्तरदायित्व है, तो किस प्रकार से है, तो वो कौन कौन से उत्तरदायित्व होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि बालक का चारित्रिक योगदान। बालक का चारित्रिक योगदान यानी चरित्र के आधार पर उसको आगे बढ़ाना, विकसित करना, हर एक वो वैल्यूज उसके अंदर आना जिससे उसका डेवलप हो सके। अब ये डेवलप अगर विद्यालय के अंदर किया जाता है, सबसे पहले ये परिवार में किया जाता है, फिर उसके बाद विद्यालय में किया जाता है, तब जाकर के वो समाज और समुदाय में उसका प्रदर्शन करता है। तो यहाँ पर जब उसका चरित्र अच्छा होता है तो वहां पर उसका व्यक्तित्व जो है वो निखरता हुआ चला जाता है। जब व्यक्तित्व निखर के आएगा तो उसमें समाज में उसकी एक अलग ही छवि निखर करके होती है। तो उसका पहला आता है बालक का चारित्रिक योगदान। दूसरा आता है समाज के प्रति गंभीरता। हम व्यक्ति को ये समझना अत्यंत आवश्यक होगा, एक बालक को समझना ये बहुत ही अत्यंत आवश्यक है कि गंभीर यहाँ पर व्यक्तित्व है उसका, तो वहां पर समाज को वो कुछ करने के लिए प्रेरित हो सकता है। अगर वो गंभीर नहीं है, क्यों उसको गंभीर होना पड़ेगा, क्योंकि समाज से बहुत कुछ हमने लिया है। पहचान हमारी जब समाज से बनती है तो वहां समाज के प्रति भी हमारी भी जिम्मेदारी है, हमारा भी उत्तरदायित्व है, उसके प्रति गंभीर होना अत्यंत आवश्यक है। तीसरा देखते हैं समाज के प्रति आर्थिक सुदृढ़ता। अब समाज के प्रति आर्थिक सुदृढ़ता कैसे होगी, समाज के अंदर हम जी रहे हैं, तो यहाँ पर ये वो चीज आती है कि समाज से ही हमारा वर्चस्व बनता है, समाज से ही हम ऊपर उठकर तरक्की करते हैं। तो समाज के लिए भी यहाँ पर हमारी आर्थिक सुदृढ़ता जो है वो समाज में हमारा एक स्थान बनाती है। तो वहां पर हमें अपनी विलक्षण प्रतिभा के आधार से समाज को एक आर्थिक सुदृढ़ता प्रदान करनी है। हम सुदृढ़ होंगे तो समाज भी सुदृढ़ होता है, ये मानसिकता रखनी है। फिर है समाज के प्रति मानसिकता। समाज के प्रति मानसिकता, क्योंकि समाज में विभिन्न प्रकार के विभिन्न वर्गों के लोग रहते हैं, उन सभी के प्रति जो हमारी संवेदनाएं होती हैं वो इतनी कोमल होनी चाहिए, जैसे हम हैं वैसे ही दूसरे व्यक्ति हैं। तो ये सोचते हुए सबके साथ समानता का व्यवहार वाली मानसिकता समाज के अंदर होनी चाहिए।
फिर देखते हैं समाज के प्रति शारीरिक प्रबलता। समाज के प्रति जो शारीरिक प्रबलता होती है वहां पर हम इस तरीके से देखते हैं कि जब हम समाज के अंदर अपना शरीर, कहते हैं जब स्वस्थ शरीर होता है तो स्वस्थ शरीर के अंदर जो है हमारा जब दिमाग होता है वो कार्य उसी हिसाब से करता है। जब दिमाग स्वस्थ होगा तो हमारा पूरी दिनचर्या नहीं, पूरी लाइफ स्टाइल जो है हमारी बदल जाती है। तो सबसे पहले हमें स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना है। जब स्वस्थ मस्तिष्क हो जाएगा, शारीरिक हमारी जो है एक दुर्बलता है वो दूर हो जाएगी, तो मजबूत जब आएगी तो हम समाज में श्रम दान भी कर सकते हैं, अपने एक मानसिकता को मजबूत बना सकते हैं, सहयोगिता का निर्वाह कर सकते हैं, बहुत सारे उत्तरदायित्व हैं उनका निर्वाह कर सकते हैं। जब इस तरह के दायित्वों को समझने की कोशिश करेंगे तो वो तभी हो सकता है जब हम शरीर से मजबूत होंगे, मानसिक रूप से मजबूत होंगे। फिर देखते हैं यहाँ पे समाज के प्रति भौतिकता। समाज के प्रति भौतिकता, जैसे कि अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है कि जब हम आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तो वहां पर भौतिक स्थितियों के माध्यम से हम समाज को बहुत कुछ दे सकते हैं। आपने इतनी सारी चीजें देखी हैं, हम यहाँ बहुत सारी चीजों का फायदा उठा रहे हैं, तो ये हमारे इस पृथ्वी पर रहने वाले पूर्वज भी हो सकते हैं, बहुत विभिन्न प्रकार के साइंटिस्ट हैं वो भी हैं। उनको क्या हम कहते हैं, वो तो चले गए लेकिन हमारे लिए बहुत सारी चीजें यहाँ पर खोज करके गए हैं, तो उसका फायदा हम उठा रहे हैं, तो वो भौतिकता के आधार से है। तो इस तरीके से हर व्यक्ति को, हर बालक को समाज के लिए सोचना चाहिए। फिर देखते हैं यहाँ पर राजतांत्रिकता का योगदान। आज के समय में हर बालक को ये सोचना चाहिए, जिस तरीके से हम ये दूषित प्रणाली को देख रहे हैं कि राजनीतिक एक ऐसी प्रणाली हो गई है जो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रही है, दूषित होती चली जा रही है। तो वर्तमान परिस्थितियों को समझते हुए हर बालक को ये सोचना चाहिए कि पढ़ा लिखा, एक मानसिक, एक अच्छी योग्यता वाला व्यक्ति आज की परिस्थितियों को समझते हुए अगर राजनीति में सहभागिता, अपनी उसी उत्तरदायित्व की भावना को समझते हुए, प्रजा की हित में सोचते हुए अपने उत्तरदायित्व को निर्वाह करता है, तो वहां पर उसको वो सोचना होगा, उस उत्तरदायित्व को निभाना होगा। तो उसको राजनीति में भी सक्रिय होना चाहिए, लेकिन अपने निजी स्वार्थ हेतु नहीं, यहाँ पर समाज और राष्ट्र के हेतु। फिर हम देखते हैं यहाँ पर अंत में कि समाज के प्रति बालक का वैज्ञानिक प्रभाव। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि समाज के प्रति बालक का एक वैज्ञानिक प्रभाव, यानी कि एक नई तकनीकी के आधार से समाज में जब हम अपनी तकनीकी को आगे बढ़ाएंगे तो समाज में अपने आप ही डेवलप होगा। तो वहां पर उस एक नए प्रयोग कौन कौन से हो सकते हैं, उस तकनीकी के आधार से हर प्रकार के, हर वर्ग के बालक के लिए उपयोगी है, किस तरीके से उपयोग हो सकता है, किस तरीके से विकास कर सकता है। तो वहां पर वैज्ञानिक का प्रभाव एक बालक के अंदर होना अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि समुदाय के प्रति बालक के उत्तरदायित्व, और एक यहाँ पर ये देखा कि विद्यालय के प्रति बालक के उत्तरदायित्व। ये हमने दो यहाँ पर देखे। अंत में जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है उत्तरदायित्व की विशेषताएं। ये विशेषताएं हैं, तो इनके माध्यम से हमने आज एक ही पूरी वीडियो में इन सबको कराने की कोशिश की है, ताकि ये हमारा पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो सके। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि उत्तरदायित्व की जो विशेषताएं हैं, जैसे यहाँ पर यह बंधन नैतिक तथा वैधानिक दोनों है। अब यहाँ पर नैतिक मूल्यों से संबंधित, यानी चरित्र हमारा ऐसा होना चाहिए जहाँ पर कि एक उत्तरदायित्व का निर्वाह एक ईमानदारी से किया जा सके। अब ये विधान के आधार से, यानी वैधानिक विधान, रीति रिवाज के आधार से भी होना अत्यंत आवश्यक है, तभी जाकर के हम उस चीज को अच्छे से निर्वाह कर सकते हैं। फिर देखते हैं उत्तरदायित्व सदैव अपने नीचे के कर्मचारियों पर लागू होता है। जैसा अभी आपको बताया था कि जब उत्तरदायित्व की जो भावना होती है वो हमेशा अपने से नीचे वाले जो स्तर होते हैं हमसे, तो उस चीज पर लागू होती है। जैसे पिता है तो माता के ऊपर, माता है तो बच्चों के ऊपर, तो इस तरीके से ये बात एक चली आती है। तो यहाँ पर हमेशा सदैव अपने नीचे के जो कर्मचारी होते हैं उनके ऊपर उत्तरदायित्व की भावना जो है वहां पर लागू होती है। फिर देखते हैं अधिकारियों व कर्मचारियों के बीच औपचारिक संबंधों के कारण उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर एक ऐसे औपचारिक संबंध होते हैं जो कि, यानी कि एक फॉर्मल जो हमारा एक रिलेशन होता है उसके अकॉर्डिंग हम उस चीज को, ये एक व्यवहारिक भी हो सकता है, व्यवहार के आधार पर प्रयुक्त किया जा सकता है, अपने दायित्वों का, अपने कर्मों का, अपने कार्यों का, अपनी क्रियाओं का, उसके आधार से यहाँ पर उसको उत्पन्न किया जा सकता है। वो फॉर्मल होता है, तो उसके यहाँ पर यही है कि संबंधों के कारण ये उत्पन्न होता है। मैंने आपसे कहा तो आपने उस चीज को फॉलो किया, आपने मुझसे कहा कि इस चीज को ऐसे कर दीजिए तो वो मैंने किया। तो ये हमारा एक इस तरह का रिलेशन बना हुआ है कि जहाँ पर हमको ये निर्वाह करना है, लेकिन अपनी पूर्ण ईमानदारी के साथ। और अंत में हम देखते हैं कि जिस व्यक्ति को कार्य सौंपा जाता है उसे उत्तरदायित्व निभाने के अधिकार भी सौंपे जाते हैं। सबसे बड़ी बात आज के समय में ये बात आ रही है
कि यहाँ पर अगर किसी को अधिकार सौंपा गया है तो वहां पर उसको उत्तरदायित्व का भी निर्वाह करना पड़ेगा। परंतु यहाँ पर अगर अधिकार सौंप रहे हैं, जैसा कि इसमें कि जिस व्यक्ति को कार्य सौंपा जाता है, जब तक उसको अधिकार नहीं दिए जाएंगे तो वो कार्य कर ही नहीं सकता है, और जब वो कार्य नहीं करेगा तो उसका परिणाम तो कुछ नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर यही है कि जिस व्यक्ति को जो कार्य सौंपा जा रहा है तो उसके साथ साथ कुछ अधिकार भी उसको देने चाहिए, ताकि वो अपने कार्य को, अपने उत्तरदायित्व को, अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निर्वाह कर सके। और अक्सर हम ये देखते हैं कि चाहे वो विद्यालय हो चाहे किसी भी क्षेत्र में, कि यहाँ पर कोई भी अपने उत्तरदायित्व का अगर पालन करता है तो कहीं ना कोई ऐसी एक नकारात्मकता आ जाती है जिसकी वजह से कि उसके उत्तरदायित्व में विघ्न बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पर जब कार्य सौंपा जा रहा है तो उसके अधिकार जो है वो प्रभावित होते हैं। तो जब वो अधिकार का ही प्रयोग नहीं कर पाएगा तो उत्तरदायित्व कैसे निर्वाह करेगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी और अहम बात ये आती है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई कार्य सौंपा है तो वहां पर उस कार्य के साथ साथ उसको अधिकार भी सौंपे जाने चाहिए, ताकि अपने उत्तरदायित्व को वो पूर्ण रूप से निर्वाह कर सके। तो आज हमने यहाँ पर आपके सामने ये सारी चीजें एक ही वीडियो में रखी हैं। कुछ डेफिनेशन भी रख दी है, इसका मीन्स भी रख दिया है, इसके उत्तरदायित्व के प्रकार भी रखे हैं, और विद्यालय के प्रति बालक का उत्तरदायित्व भी रखा है, और समुदाय के प्रति बालक के उत्तरदायित्व और उत्तरदायित्व की विशेषताएं। इस तरीके से यहाँ पर हमारी ये पूरी यूनिट आज समाप्त हो गई है। अगली यूनिट जो हमारी स्टार्ट होगी वो नए टॉपिक से स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर मैंने आज छोटे से उसके अंदर जो है आपको समझाने की कोशिश की है। अब यहाँ पर और कोशिश भी यही की है कि अच्छे से आसान से समझाने की कोशिश की है। तो इसमें कोई टॉपिक भी नहीं है कि जो समझ में ना आए। फिर भी मैं आपसे यही कहूंगी कि अगर समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताइए, ताकि मैं फिर से उसको समझाने की कोशिश कर सकूं। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, इसको शेयर भी कर दीजिएगा। और जो पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं, पहली बार मेरी किसी भी वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दें, ताकि हर वीडियो उनको समय से मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।